वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य देख लेंगे, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात की थी। और ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा, इसके मैटर तभी समझ में आएंगे जब आप इसके पहले वाले टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए आज हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अलग अलग नेचर अकॉर्डिंग, यानी अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो अकॉर्डिंग टू नेचर किस तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी नेचर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से। चलिए एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी नेचर के हिसाब से जो है वो कितने तरीके का होगा। नेचर के हिसाब से दो तरीके का होगा, बाह्य वातावरण विश्लेषण और आंतरिक विश्लेषण, यानी एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। देखिए, एक्सटर्नल का मतलब समझ में आ रहा है कंपनी के बाहर, और इंटरनल एनालिसिस का मतलब हो रहा है कंपनी के अंदर। तो देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई, इसको ध्यान से समझिएगा। इट इज़ डन फॉर आउटसाइडर, ये किसके लिए होता है, आउटसाइडर के लिए होता है। अब आउटसाइडर कौन से, जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स के बारे में हम लोग ने बात की थी। तो उस इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स में हम लोग ने देखा था कि इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट या एजेंसी, ये कौन सी यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इसके लिए जो एनालिसिस किया जाता है वो कौन सा एनालिसिस कहलाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ साथ इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्या है, ये देखिए, इट इज़ डन फॉर इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होंगे, जो कंपनी के अंदर होंगे। इसमें कौन आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो नेचर के हिसाब से दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य के हिसाब से हमारा उद्देश्य एनालिसिस का क्या है। तो पहला एनालिसिस का उद्देश्य है लॉन्ग टर्म एनालिसिस या शॉर्ट टर्म, यानी हम अल्पकाल के लिए एनालिसिस विश्लेषण करना चाहते हैं कि दीर्घकाल के लिए। तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस का उद्देश्य क्या हो सकता है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता तथा वित्तीय स्थायित्व, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी हम ये देखने के लिए कि हम लंबे समय तक इस व्यवसाय में बने रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, हम कितने स्टेबल हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारा कितना, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कितनी स्ट्रांग है, किस काल के लिए, दीर्घकाल के लिए। और शॉर्ट टर्म एनालिसिस में अल्पकालीन शोधन क्षमता और तरलता। तरलता आपको पता है, लिक्विडिटी, यानी कैसे हम अपने एसेट्स को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। और अल्पकालीन शोधन क्षमता, यानी शॉर्ट टर्म में हम अपना कोई भी ऋण चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, इसका एनालिसिस। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के हिसाब से दो तरीके का हो गया। लॉन्ग टर्म, जिसका उद्देश्य क्या है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करना और वित्तीय स्थायित्व। शॉर्ट टर्म एनालिसिस, अल्पकाल और शोधन क्षमता तथा तरलता। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से हॉरिजेंटल। देखिए हॉरिजेंटल क्या होता है, ये होता है हॉरिजेंटल, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल एक बार फिर से देखिए, हॉरिजेंटल क्या होगा, ये हॉरिजेंटल होता है। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इस तरीके का होगा, यानी सीधी पाई, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। ठीक, तो हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जब हम लोग हॉरिजेंटल की बात करते हैं तो एक नाम और याद रखिए कि हॉरिजेंटल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल एनालिसिस को क्या कहते हैं, डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं, यानी गतित करता रहता है। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, चलता रहेगा। देखिए ये फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है। अभी वर्टिकल में स्टैटिक आएगा, लेकिन हॉरिजेंटल एनालिसिस कैसा होता है, डायनेमिक। अच्छा, यह विश्लेषण एक फर्म के विभिन्न वर्षों के विवरण के आधार पर, यानी जैसे मान लीजिए कि 2020 चल रहा है तो 2019, 2020, ठीक है, 2018, तो ये किस तरीके का चल रहा है, इस तरीके का चल रहा है। तो कह रहा है कि विभिन्न वर्षों के विवरण के आधार पर किया जाता है। इसे कालमाला, यानी टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, या इंट्रा फर्म एनालिसिस भी कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है फर्म के अंदर,
इंट्रा फर्म अंतर, इंट्रा फर्म एनालिसिस भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या नहीं कहते, तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या क्या कहते हैं। डायनेमिक एनालिसिस भी इसका नाम है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसका नाम है, और इंट्रा फर्म एनालिसिस भी इसी का नाम है, जिसमें क्या एक वर्ष का विवरण के आधार पर होता है, नहीं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का में जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, वो विभिन्न वर्षों के विवरण के आधार पर, यानी कई साल का आपका डेटा दिया होगा, उसके आधार पर आप एनालिसिस करेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं और इंट्रा फर्म। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एनालिसिस एंड प्लानिंग। सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लंबे समय के लिए, क्योंकि हमको अलग अलग वर्षों में हमें देखते हैं कि 2012 में हमारा इस तरह की स्थिति, 2020 में क्या स्थिति होगी। तो लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज़ करते हैं, क्योंकि कई सारे सालों का डेटा हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हमको मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना होगा, तो कौन कौन से मेथड्स हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने के, कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिए इसके एग्जांपल हैं ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आप जब हम लोग अगला टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे तो इसी की व्याख्या हमको करनी है। यही आपका अगला टॉपिक है कि ये टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी आपको याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का नहीं है, तो याद रखिए ये सब एग्जांपल, ट्रेंड एनालिसिस किसका एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल का, कैश फ्लो किसका एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल का, फंड फ्लो किसका एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल का, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जांपल किसका, हॉरिजॉन्टल का। तो इसमें हम एक बात और याद रखिए, जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं उसको पूरे तरीके से आप याद करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या क्या कहते हैं, डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं, और एक मिनट, ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस, इसके साथ साथ टाइम सीरीज, इंट्रा फर्म, और इसके लिए क्या क्या यूज़ होता है, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका वर्टिकल। अभी देखिए वर्टिकल की हमने अभी आपको बात की, वर्टिकल एनालिसिस कैसा एनालिसिस होता है, इस तरीके का एनालिसिस होता है। वर्टिकल एनालिसिस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का है तो ये क्या है, स्टैटिक होगा। हॉरिजॉन्टल कैसा था, इस तरीके का था, इसलिए वो डायनेमिक है, बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसा घुमा कर पूछेगा, वर्टिकल एनालिसिस में एक फर्म के एक ही वर्षों का विवरण होता है, एक ही वर्षों के, वर्षा नहीं है, वर्ष के विवरण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यानी एक ईयर का होगा, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस है। कैसा एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है एक तरीके का, और ये स्टैटिक है, स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा एनालिसिस कहते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनी इन अ सेम ग्रुप। इसको याद रखिएगा, इट इज़ अ यूज फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनी इन अ सेम ग्रुप। यानी मान लीजिए 3 तरीके के कंपनी हैं, ठीक है, जैसे वोडाफोन, आइडिया और जियो, ये सेम ग्रुप की कंपनी है। अब हमको वोडाफोन का कंपैरिजन करना है आइडिया से, जियो से, तो हम कौन सा एनालिसिस लगाएंगे, वर्टिकल एनालिसिस। अब याद रखिएगा ये इंटर फर्म होता है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि अलग अलग वोडाफोन का कंपैरिजन आइडिया से और जियो से कर रहे हैं। लेकिन अगर वोडाफोन के अलग अलग सालों का कंपैरिजन अलग अलग सालों से करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ठीक। यदि अगर हम वोडाफोन का कंपनी का 2012 का डेटा, 2013 का डेटा, 2014 का डेटा, ये सारे डेटा का एनालिसिस करते हैं तो कई वर्ष हैं, तो ये कौन सा एनालिसिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वोडाफोन का हमारे पास एक डेटा था, आइडिया का डेटा था और जियो का डेटा था, इसके हिसाब से इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कौन सा एनालिसिस होता है, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि वर्टिकल एनालिसिस को क्या कहते हैं, तो वर्टिकल एनालिसिस को निम्न से क्या क्या कहते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी इसी को कहते हैं, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी इसी को कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, स्टैटिक एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस किसका एग्जाम्पल है, वर्टिकल एनालिसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखेंगे कि इसको डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं, ओरिएंटल को ये विभिन्न वर्षों के लिए होता है, टाइम सीरीज़ और इंट्राफॉर्म एनालिसिस भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका जो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। वर्टिकल एनालिसिस कैसा होता है, स्टैटिक होता है, एक ही फर्म का होता है, और इसको हम लोग एक और कहते हैं क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी किसको कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस को ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग देखे थे, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। आपको FSA में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो FSA के प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक जब आपका आता है तो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने कुछ बेहतर काम किया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।